हमारे पास पृथ्वी के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे अधिकतर लोग सोचते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह गोल है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी ऑब्लेट स्फेरॉइड है, यानी यह ऐसी गेंद जैसी है जिसे ऊपर नीचे से थोड़ा दबाया गया हो। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का मध्य भाग दोनों ध्रुवों की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। हमारी पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास लगभग 12,754 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास लगभग 12,711 किलोमीटर है। अंतर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन सोचिए, इनके बीच लगभग 43 किलोमीटर का फर्क है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी ही सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, या पृथ्वी के अंदर की सामग्री सबसे ज्यादा सघन है। और इसके बाद आता है ग्रह बुध। हमारे पैरों के नीचे ग्रह की हर परत की गति भी अलग अलग होती है। पृथ्वी का कोर, मेंटल और क्रस्ट एक ही गति से एक साथ नहीं घूमते। इसका मतलब है कि ग्रह के अंदर उनकी अपनी अपनी अलग गति है। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी की क्रस्ट के वजन का करीब आधा ऑक्सीजन है, लेकिन ये वो ऑक्सीजन नहीं है जिसे हम सांस लेते हैं, बल्कि ये जमीन के भीतर पत्थरों व खनिजों में छुपी होती है। वहीं लगभग 25% हिस्सा सिलिकॉन का है और बाकी का हिस्सा अलग अलग तत्वों का मिश्रण है, जो हमारी जानी पहचानी दुनिया को बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो पृथ्वी की क्रस्ट भी काफी मोटी है। ज्यादातर महाद्वीपों में इसकी मोटाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर तक होती है, लेकिन बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे इसकी मोटाई 75 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, हालात और कठोर होते जाते हैं। पृथ्वी के कोर के बिल्कुल केंद्र में पदार्थ का घनत्व लगभग 12.5 टन प्रति घन मीटर तक पहुंच जाता है। वहीं वहां का दबाव डराने वाला है और 3.7 मिलियन वायुमंडल तक पहुंच जाता है, यानी वहां किसी भी ज्ञात जीवन रूप का जीवित रहना या बच पाना लगभग असंभव है। ये सोचकर अजीब लगता है कि इंसान चांद तक पहुंच चुका है। हमने मंगल ग्रह पर रोबोट भेज दिए हैं। हमने समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों का भी अध्ययन कर लिया है, लेकिन पृथ्वी के बिल्कुल नीचे की जानकारी हमारे पास नहीं है। लगता है हमें बाहरी अंतरिक्ष की तुलना में अपने पैरों के नीचे की दुनिया कम पता है। और पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराइयों में थोड़ी सी झलक पाने के लिए एक बहुत बड़ी अभियान की जरूरत होती है। यह लगभग उतना ही मुश्किल है जितना कि अंतरिक्ष में मिशन भेजना। पहले भी कुछ परियोजनाएं पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक खुदाई की कोशिश कर चुकी हैं, और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ऐसी खोजें की जिन्होंने सचमुच विज्ञान की सोच को बदल दिया। तो आज हम इंसानों द्वारा की गई सबसे गहरी और सबसे खतरनाक परियोजनाओं में से एक पर नजर डालेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत मदद मिलती है। बहुत धन्यवाद। और अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है? क्या हमारे ग्रह के बहुत गहरे हिस्से में जीवन होने की कोई संभावना है? और वहां अब तक कौन कौन सी अजीब चीजें मिली हैं? पृथ्वी के नीचे खनन और अध्ययन के पूरे इतिहास में ज्यादातर खुदाई व्यावहारिक कारणों से की गई है। अक्सर इसका उद्देश्य तेल, गैस या कीमती खनिजों को ढूंढना होता है। कुछ परियोजनाएं केवल शुद्ध विज्ञान के लिए होती हैं, और इन्हीं में सबसे गहरे गड्ढे होते हैं। जैसे जैसे व्यावसायिक ड्रिलिंग गहरी होती है, वैज्ञानिक पाते हैं कि गहराई में अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब वहां ना तेल है, न गैस, न कोई लाभकारी खनिज। यहीं से असली वैज्ञानिक खोज शुरू होती है। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि मानवता वास्तव में पृथ्वी की असली गहराई का अध्ययन करना बस शुरू ही कर रही है। असल में इंसान द्वारा खोदा गया सबसे गहरा छेद भी अभी तक ग्रह के मेंटल तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि पृथ्वी की महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह काम महासागर के नीचे करना ज्यादा आसान होता, क्योंकि वहां की महासागरीय क्रस्ट ज्यादा पतली होती है। कुछ जगहों पर इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर ही होती है। 1960 के दशक में अमेरिकियों ने प्रोजेक्ट मोहोल शुरू किया, जिसका लक्ष्य महासागर की तली को भेदकर पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचना था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। कई साल बीत गए और 2000 के शुरुआती वर्षों में जापान ने इसे फिर से चीक्यू प्रोजेक्ट के जरिए आजमाया। ये एक उन्नत ड्रिलिंग मिशन था, जिसका लक्ष्य पहले से ज्यादा गहराई तक जाना था, लेकिन उनकी तकनीक
उन्नत होने के बावजूद वे पूरी तरह मेंटल तक नहीं पहुंच सके। अगर बात करें पृथ्वी के कोर तक पहुंचने की संभावना की, तो सच कहे तो ये वाकई में साइंस फिक्शन जैसा ही लगता है। अगर सोचें और मान लें तो सच में हम वहां से अभी बहुत दूर हैं। हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर सतह से लगभग 2900 किलोमीटर नीचे है। यह कल्पना करना लगभग असंभव है कि वह कितना गहरा है। इसे बेहतर समझने के लिए इसे ऐसे सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या आईएसएस पृथ्वी के चारों ओर सिर्फ लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। इसका मतलब है कि इंसान के लिए यह ज्यादा आसान है। आउटर स्पेस में जाना अपनी ही दुनिया के कोर तक पहुंचने से ज्यादा आसान है, और आज जब तकनीक इतनी एडवांस हो गई है तब भी कोई इसे कर नहीं पाया है। लेकिन डीप ड्रिलिंग में कोला सुपर डीप बोरहोल लगभग एक किंवदंती बन गया है। आज तक कोला सुपर डीप के पास अब भी दुनिया का रिकॉर्ड है, जो इंसानों द्वारा खुदी गई सबसे गहरा बोरहोल है। इसकी अंतिम गहराई लगभग 12,262 मीटर तक पहुंच गई थी, और भले ही इसके बाद कई आधुनिक परियोजनाएं आईं, फिर भी उस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। और भी हैरानी की बात यह है कि इसे तेल या गैस खोजने के लिए नहीं किया गया था। इसे खोदने का असली कारण सिर्फ शुद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान था। वैज्ञानिक पृथ्वी के सबसे पुराने और गहरे पत्थरों का अध्ययन करना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे ग्रह के शुरुआती रूप के बारे में कुछ जानकारी खोज पाएंगे। इस परियोजना के लिए उन्होंने रूस के कोला प्रायद्वीप, जो बाल्टिक शील्ड क्षेत्र है, को चुना। ये जगह खास है क्योंकि यह पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी ज्वालामुखीय और आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। उन चट्टानों में से कुछ की उम्र लगभग 3 अरब साल मानी जाती है। ये समझने के लिए कि वे कितनी पुरानी है, पृथ्वी की खुद की उम्र लगभग 4.5 अरब साल मानी जाती है। इसका मतलब है जब वे इस प्राचीन संरचना में खुदाई करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे ग्रह के शुरुआती समय में लौट रहे हैं। ऐसा लगता है वे पृथ्वी का बचपन देख रहे हैं। ड्रिलिंग 24 मई 1970 में शुरू हुई थी, और ये कोई तेज प्रक्रिया नहीं थी। उन्हें लगभग 4 साल लगे, जब वे लगभग 7,263 मीटर की गहराई तक पहुंचे। शुरुआत में उन्होंने वही ड्रिलिंग उपकरण इस्तेमाल किए जो आमतौर पर तेल गैस निकालने में होते हैं। जैसे जैसे ऑपरेशन गहरा हुआ, उन्हें उन्नत सिस्टम बनाने पड़े। उन्होंने नया टरबाइन ड्रिलिंग रिग लगाया, जिसमें पूरी ड्रिलिंग पाइप नहीं घूमती थी, सिर्फ सिरे पर लगा ड्रिल हेड घूमता था। यह जरूरी था क्योंकि गहराई और ड्रिलिंग सिस्टम का दबाव व वजन बहुत ज्यादा था। उन्होंने लगभग 46 मीटर लंबी टरबाइन इस्तेमाल की। इसके बिल्कुल आखिर में एक ड्रिल हेड था, जिसका डायामीटर लगभग 214 मिलीमीटर था। इसका डिजाइन भी अलग था। यह पूरे पत्थर को नहीं तोड़ता था, बल्कि बीच में कोर नामक ठोस हिस्सा छोड़ देता था। इस कोर का डायामीटर लगभग 60 मिलीमीटर था। यह पूरे प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि इन रॉक सैंपल्स के जरिए वैज्ञानिक पृथ्वी की संरचना और इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं। टरबाइन के अंदर एक खास पाइप होती है जो ऊपर से नीचे तक जाती है, ताकि जमीन के नीचे से इकट्ठा किए गए पत्थरों को ऊपर लाया जा सके। जैसे जैसे ड्रिलिंग गहराई बढ़ती है, ऑपरेशन और खतरनाक हो जाता है। ड्रिलिंग स्ट्रिंग और फ्लूइड का कुल वजन करीब 200 टन होता है। ध्यान दें, यह खास हल्के अलॉय पाइप्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर सिर्फ साधारण स्टील पाइप्स इस्तेमाल होते तो संरचना अपने वजन से टूट जाती। और जाहिर है, जैसे जैसे पृथ्वी की परपटी में खुदाई गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हादसे और अनचाही समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। कोला सुपर डीप के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक तब हुई जब टीम ने अस्थायी रूप से खुदाई रोक दी थी। 27 सितंबर 1984 को कुछ वैज्ञानिक और इंजीनियर मॉस्को में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस में शामिल होने के लिए गए थे। वो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन उनके लौटते ही प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी समस्या शुरू हो गई। मानो पृथ्वी ने गड्ढे को छोड़ने के लिए माफ न किया हो। क्योंकि खुदाई रुकी थी, इसलिए कुएं की दीवार के कुछ हिस्से सीमेंटेड स्टील पाइप से मजबूत नहीं हुए थे। इसी कारण नीचे के हिस्सों में विकृत होना और ढहना शुरू हुआ। टीम के लौटने पर उन्होंने फिर से काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बहुत लंबी ड्रिलिंग कॉलम को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन जब वे इसे ऊपर उठा रहे थे तो यह अचानक
कुएं के अंदर फंस गया। उन्होंने जब जबरदस्ती निकाला, पूरी ड्रिलिंग असेंबली टूट गई। नीचे दबे हिस्से में टर्बो ड्रिल और करीब 5 किलोमीटर लंबी ड्रिल पाइप्स फंसी रह गईं। एक झटके में उनकी 5 साल की मेहनत बेकार हो गई। सोचिए कितना बड़ा नुकसान था। बहुत बड़ा उपकरण था, वो गहराई में फंसा था और उसे निकालना लगभग नामुमकिन था। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कई बार नया ड्रिलिंग रास्ता बनाने की कोशिश की ताकि फंसे उपकरण वाले हिस्से से बचा जा सके। डीप ड्रिलिंग में साइड ट्रैकिंग एक आम तकनीक है, जिसमें पुराने रास्ते के बजाय कुएं के ऊपरी हिस्से से नया रास्ता बनाया जाता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। उन्हें बार बार दुर्घटनाओं, उपकरणों के खराब होने और जमीन के नीचे बंद रास्तों का सामना करना पड़ा। इसी कारण कोला सुपर डीप अब सीधा नीचे जाने वाला छेद नहीं है। असल में यह एक विशाल भूमिगत भूल भुलैया जैसा है, जिसमें कई शाखाएं और मोड़ अलग अलग दिशाओं में हैं। ये एक अजीब ग्रह जैसा लगता है, जिसमें पृथ्वी के नीचे आपस में जुड़ी हुई सुरंगें हैं। उन्हें फिर से 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने में 6 साल और लग गए और 1990 में उन्होंने लगभग 12,262 मीटर की अंतिम रिकॉर्ड गहराई हासिल की। उस समय यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। फिर भी इतनी गहराई में जाने के बाद भी यह महाद्वीपीय भूपर्पटी की आधी मोटाई तक नहीं पहुंचा, क्योंकि स्थलीय भूपर्पटी की मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक हो सकती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके नीचे मेंटल है, जिसकी मोटाई लगभग 3000 किलोमीटर है। पृथ्वी के विशाल आकार की तुलना में इंसान ने इसकी सतह पर सिर्फ हल्की खरोंच छोड़ी है। उसके बाद लगातार समस्याएं और हादसे होते रहे। इंजीनियरों की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होने लगीं कि वे इससे भी गहराई तक खुदाई कर पाएंगे। उस समय तक उन्होंने सभी संभव तकनीकों का उपयोग कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी की भी एक सीमा है जिसे वो पार नहीं करना चाहती। ऐसा लगा जैसे ग्रह अपने रहस्य उजागर नहीं करना चाहता। इसी कारण 1992 में ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया। लेकिन भले ही वे अपना मूल लक्ष्य 15 किलोमीटर तक नहीं पहुंच पाए, फिर भी कोला सुपर डीप विज्ञान के लिहाज से एक बहुत बड़ी सफलता थी। लगभग हर मीटर खुदाई में उन्हें पृथ्वी के नीचे के बारे में नई जानकारी मिलती रही। उदाहरण के लिए उन्हें लगभग 1.6 किलोमीटर की गहराई पर तांबा और निकल अयस्क के औद्योगिक भंडार मिले। लेकिन उनकी अगली खोज और भी चौंकाने वाली थी। करीब 9.5 किलोमीटर नीचे उन्हें एक भू रासायनिक विसंगति मिली, यानी चट्टान की एक परत जिसमें सोने की मात्रा काफी ज्यादा थी। ये लगभग 1 ग्राम सोना प्रति टन पत्थर है, लेकिन गहराई अधिक होने से खनन व्यवहारिक नहीं है। खुदाई की लागत वहां से मिलने वाले सोने से अधिक थी। फिर भी वह खोज विज्ञान के लिए बेहद अहम थी। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ खनिजों तक सीमित नहीं था, इसने हमारी पृथ्वी की क्रस्ट की संरचना को समझने के तरीके को और भी ज्यादा बदल दिया। ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे की परतों के बारे में एक भूवैज्ञानिक अनुमान की थी, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनकी लगभग सारी उम्मीदें गलत साबित होती गईं। जिस परत के पहले 5 किलोमीटर में खत्म होने की उम्मीद थी, वो असल में 7 किलोमीटर तक चली गई। और इसके बाद जहां उन्हें और घना और कठोर बेसाल्ट चट्टानें मिलने की उम्मीद थी, वहां उन्हें एक अलग तरह की चट्टान मिली। हैरानी की बात यह थी कि 12 किलोमीटर गहराई पर भी उन्हें बेसाल्ट की परत नहीं मिली, अलग तरह की चट्टान थी। परियोजना शुरू होने से पहले ही उन्होंने जमीन के नीचे का अध्ययन करने के लिए डीप सिस्मिक स्कैनिंग की थी। परिणामों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना था कि नीचे एक हिस्सा है जहां ग्रेनाइट बेसाल्ट परत में बदलता है। उन्हें उसी जोन में सबसे तेज सीस्मिक रिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन असल में वहां पहुंचने पर पहले की व्याख्या गलत साबित हुई। कठोर बेसाल्ट चट्टानों के बजाय उन्हें जो चट्टानें मिलीं, उनकी घनता और भी कम थी। ये चट्टानें दरारों और फटने से भरी हुई थीं। इसका मतलब है पृथ्वी की गहराई के बारे में वैज्ञानिकों को जो बहुत सी बातें पक्की लगती थीं, वे अचानक गलत साबित हो गईं। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को वाकई चौंका दिया। पृथ्वी के नीचे जो दिखा, किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में गहरी भूविज्ञान के बारे में पहले जो मान्यताएं थीं, उनमें से कई को कोला सुपर डीप से आए नतीजों के बाद बदलना पड़ा। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहले की गई पुरानी भूभौतिकी अध्ययनों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया।
लेकिन इतनी गहराई से जानकारी हासिल करना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी नीचे से चट्टानों के नमूने ऊपर लाना, जैसे कोर सैंपल्स जिनका हमने पहले जिक्र किया। जब इन नमूनों को पृथ्वी के इतनी गहराई से ऊपर लाया जाता है तो चट्टान के चारों ओर का दबाव अचानक कम हो जाता है और इसी वजह से चाहे ग्रेनाइट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सतह तक आते आते ये फिर भी टूट जाता है। सोचिए, दुनिया के सबसे कठोर पत्थरों में से एक ग्रेनाइट भी दबाव बदलने पर खुद टूट जाता है। इसी कारण वैज्ञानिकों को कोर सैंपल्स निकालने की प्रक्रिया कई बार धीमी करनी पड़ती है, जिससे इसमें कई दिन लग जाते हैं ताकि पत्थर सुरक्षित रहे और उसकी संरचना सतह तक पहुंचने से पहले ना खराब हो। लेकिन उन्हें पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से के तापमान ने और भी ज्यादा चौंका दिया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि ड्रिलिंग के साथ हर किलोमीटर गहराई पर तापमान लगभग 11 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा, लेकिन जब वे लगभग 2.2 से 7.5 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो अचानक सब कुछ बदल गया। तापमान में वृद्धि लगभग 24 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर तक पहुंच गई। ये उनकी मूल गणनाओं से कहीं ज्यादा गर्म था। लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और जब वे लगभग 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचे तो तापमान लगभग 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये उस समय के विज्ञान की अपेक्षा से कहीं अधिक था। और चौंकाने वाली खोजें यहीं खत्म नहीं हुईं। उस गहराई में जहां पहले माना जाता था कि कोई भी जैविक जीवन नहीं है, वहां उन्हें 14 प्रकार के जीवाश्मीकृत सूक्ष्मजीव मिले। इसका मतलब है पृथ्वी के नीचे प्राचीन सूक्ष्म जीवन के निशान पाए गए हैं। और जो बात और भी चौंकाने वाली है वो ये कि जिन चट्टानों की परतों से ये सूक्ष्म जीव मिले हैं उनकी उम्र 2.8 अरब साल से भी ज्यादा मानी जाती है। ये तो आज हम जिन अधिकांश जीवन रूपों को जानते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा पुराने हैं। और भी गहरे हिस्सों में जहां तलछटी चट्टानें नहीं हैं, शोधकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस भी पाई। और आज तक ये अभी भी अध्ययन का विषय है कि इतनी गहराई में ये कैसे बना। लेकिन ये सब तो कोला सुपर डीप में हुई खोजों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आखिरकार इस प्रोजेक्ट ने एक बात तो साफ कर दी है, हमें अपने ही ग्रह के बारे में जितना लगता है उससे भी कम जानकारी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होने के साथ साथ कोला सुपर डीप दुनिया के सबसे मशहूर साजिश सिद्धांतों में से एक का केंद्र भी बन गया। एक वायरल कहानी के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान पृथ्वी के नीचे से अजीब आवाजें, जिनमें चीखें शामिल थीं, सुनाई दीं। ऐसी आवाजें जो जैसे नरक से आ रही थीं। उस वक्त इंटरनेट पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी और इसी वजह से एक साजिश सिद्धांत तेजी से फैल गया कि वैज्ञानिकों ने गलती से खुदाई करते हुए सीधा नरक तक पहुंच बना ली थी। लेकिन सच कहें तो यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक बड़ा इंटरनेट धोखा था। कोला सुपर डीप की ड्रिलिंग मशीनों में माइक्रोफोन नहीं थे, वहां सिर्फ ऐसे सेंसर लगे थे जो कंपन, दबाव और जमीन के नीचे के अलग अलग पर्यावरणीय बदलावों को मापते थे। इन्हें असली आवाज रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे कि सामान्य ऑडियो रिकॉर्डिंग में होता है। नरक से चीखें ऑनलाइन फैली थीं, लेकिन कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं कि वे सच में कोला सुपर डीप से आई थीं। दूसरा, ड्रिलिंग रिग के नरक तक पहुंचने की कहानी का सबसे पहला स्रोत एक फिनिश अखबार था और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण है। उन्होंने यह लेख 1 अप्रैल फूल्स डे को छापा था, इसलिए यह शायद शुरू से ही एक मजाक या प्रैंक था। लेकिन चूंकि यह कहानी बहुत तेजी से फैल गई, बहुत से लोग इस पर विश्वास करने लगे और पूरी कहानी को एक साजिश सिद्धांत बना दिया। लेकिन भले ही नरक की आवाजों की कहानी झूठी थी, कोला सुपर डीप में कुछ असली अजीब घटनाएं सच में हुई थीं। संभव है वही उन लोगों की प्रेरणा बनी जिन्होंने ये फर्जी कहानी गढ़ी। सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक बड़ा हादसा था जो अजीब हालातों में हुआ था। एकेडमिक डेविड गुबरमैन, कोला सुपर डीप रिसर्च एंड प्रोडक्शन सेंटर के निदेशक के अनुसार वहां एक घटना हुई थी जिसे वे समझा नहीं सके। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि डेविड गुबरमैन के अनुसार जब उनसे यूनेस्को में इस रहस्यमय कहानी के बारे में पूछा गया तो वे खुद जवाब नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कहानियां बकवास हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में वे यह नहीं कह सकते कि वहां क्या हुआ था।
उनके अनुसार उन्होंने नीचे से अजीब आवाज रिकॉर्ड की थी। फिर वहां जोरदार धमाका हुआ। लेकिन और भी रहस्यमय बात यह थी कि जब वे कुछ दिनों बाद उसी गहराई पर वापस गए तो उन्हें उस घटना का कोई भी निशान नहीं मिला, जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। और इसी वजह से कोला सुपर डीप के बारे में अटकलें और भी बढ़ गईं। आखिर सच में कौन जानता है कि पृथ्वी के नीचे क्या हुआ था। 1995 में इस परियोजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और उसी कुएं को ढक दिया गया। और शायद कुछ लोगों के अनुसार हो सकता है कि भविष्य की पीढ़ी के वैज्ञानिक ही इस रहस्य को फिर से खोलें जो कोला सुपर डीप ने छोड़ दिया था। सोवियत संघ के अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के दौरान अमेरिका की एक परियोजना भी करीब 10,000 मीटर गहराई तक पहुंची थी। 1974 में ओक्लाहोमा के एनाडार्को ऑयल बेसिन में एक अल्ट्रा डीप कुआं लगभग 9,583 मीटर की गहराई तक पहुंच गई थी। उस समय वह तुरंत विश्व रिकॉर्ड बना। हैरानी यह थी कि उनकी प्रगति बेहद तेज थी। उन्हें वहां तक पहुंचने में सिर्फ लगभग 502 दिन लगे, इतनी गहराई तक। उस समय यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस परियोजना को लोन स्टार कंपनी ने फंड किया था और उन्होंने लगभग $15 मिलियन खर्च किए। 1970 के दशक में यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन सारी लागत और मेहनत के बावजूद यह परियोजना एक बड़ी असफलता भी साबित हुई, क्योंकि उनका असली मकसद तेल खोजना था। लेकिन तेल की जगह उन्हें कुछ और ही मिला। जैसे जैसे ड्रिलिंग टरबाइन गहराई में जाती गई, वो अचानक पिघले हुए सल्फर के एक बहुत बड़े भूमिगत भंडार में पहुंच गई, जैसे धरती के नीचे एक जलता हुआ समुद्र हो। इसी कारण तब कई लोगों ने उस जगह को अंडरवर्ल्ड या नर्क कहा, क्योंकि नीचे तापमान बहुत अधिक था और हालात अजीब थे। लेकिन व्यावसायिक मूल्य न होने के कारण प्रोजेक्ट जल्दी बंद हो गया और यही इसकी कहानी का अंत था। लेकिन एक दशक बाद दुनिया के दूसरी तरफ एक और भी अजीब प्रोजेक्ट शुरू किया गया, स्वीडिश प्रोजेक्ट। 1980 के दशक में तेल और प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति के बारे में एक अजीब वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आया, क्योंकि उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवाश्म ईंधन प्राचीन पौधों और जीवों से बने हैं जो बहुत लंबे समय तक जमीन के नीचे दबे रहे। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं की अलग राय थी। उनके सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि तेल और गैस केवल जैविक पदार्थों से नहीं बने हैं, यह भी संभव है कि यह सीधे पृथ्वी के मेंटल से आता हो। उन्होंने इसे मेंटल फ्लूइड परिकल्पना कहा। इस विचार के अनुसार मेंटल में सुपर हीटेड गैसें और तरल हाइड्रोकार्बन से भरपूर होते हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी की क्रस्ट की ओर ऊपर आते हैं। अगर ये सच है तो ज्वालामुखीय और रूपांतरित चट्टानों में भी तेल गैस भंडार हो सकते हैं, सिर्फ तलछटी परतों में नहीं। यह विज्ञान और तेल उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी खोज होती, इसलिए इस परियोजना को जल्दी ही फंडिंग मिल गई। स्वीडन ने इस सिद्धांत की जांच के लिए एक बड़ा प्रयोग किया और सिल्जन रिंग क्रेटर को ड्रिलिंग साइट चुना। यह एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएटर है जिसका व्यास लगभग 52 किलोमीटर है। भूभौतिकीय आंकड़ों के अनुसार लगभग 500 से 600 मीटर की गहराई पर कैल्सिन्ड ग्रेनाइट पाए गए हैं और इसके नीचे हाइड्रोकार्बन भंडार होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने चट्टानों की घनता और संरचना जानने के लिए सटीक गुरुत्वीय मापों अपनाया और उनके गणनाओं के अनुसार लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर बहुत अधिक छिद्रयुक्त चट्टानें पाई जाती हैं। ऐसी चट्टानें जो संभवतः तेल और गैस से भरी हो सकती थीं। सब कुछ बहुत आशाजनक लग रहा था, लेकिन जब ड्रिलिंग शुरू हुई तो परिणाम बहुत निराशाजनक रहा। $60 मिलियन इस प्रोजेक्ट में लगाने के बाद भी निवेशकों और वैज्ञानिकों को व्यावसायिक तेल भंडार नहीं मिला। उन्हें सिर्फ छोटी छोटी और बिखरी हुई तेल और गैस की मात्रा मिली, जो साफ तौर पर जैविक स्रोत से थी, मेंटल से नहीं। इसी कारण यह प्रोजेक्ट 1990 में बंद हुआ। लेकिन भले ही प्रोजेक्ट असफल रहा, वहां की एक खोज आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 11 जुलाई 1987 को जब टीम नीचे फंसी हुई एक ड्रिल लाइन निकालने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने अपने उपकरणों पर एक अजीब सा पदार्थ देखा। जब उन्होंने ड्रिल पाइप को सतह पर ऊपर उठाया तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि निचले हिस्से में चिपचिपा काला पदार्थ भरा है जो काली जेली या गाढ़े डामर जैसा लग रहा था और इसका वजन लगभग 60 किलोग्राम था। यह लगभग 5,945 मीटर की गहराई से प्राप्त किया गया था। वैज्ञानिकों ने तुरंत इसका अध्ययन किया। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला
कि इसका मुख्य घटक मैग्नेटाइट था, जिसमें पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन मिले हुए थे। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें सिल्जन रिंग क्रेटर के पास मिले बायोमार्कर जैसे ही बायोमार्कर मिले। इसी कारण कुछ शोधकर्ताओं ने एक साहसी सिद्धांत प्रस्तुत किया। संभव है वह काला पदार्थ भूमिगत बैक्टीरिया द्वारा उनके जीवन चक्र में मेंटल से मिले गैर जैविक हाइड्रोकार्बन के उपयोग से बनता हो। अगर यह साबित हो जाता तो ये एक विश्व सनसनी बन जाता, क्योंकि ये हमारे तेल के निर्माण और भूमिगत जीवन के बारे में हमारी समझ को बदल सकता था। लेकिन हर कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। कई संदेहवादी इस सिद्धांत के खिलाफ थे, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और सरल व्याख्या सामने आने लगी। वैज्ञानिकों ने पाया कि काले पदार्थ के मिलने से एक हफ्ता पहले ड्रिलिंग टीम ने उसी गहराई पर फंसे ड्रिल स्ट्रिंग को ढीला करने के लिए कमर्शियल सोडा, पॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स का खास मिश्रण इस्तेमाल किया था। वो केमिकल मिश्रण सिस्टम के अंदर लगभग 1 दिन तक घूमता रहा, और उसके बाद ड्रिल पाइप फिर से फंस गया, और गहराई से केमिकल एनालिसिस करने के बाद पता चला कि रहस्यमयी काली जली मेंटल या भूमिगत बैक्टीरिया से नहीं आई थी। ये असल में पृथ्वी के नीचे अत्यधिक दबाव, गर्मी, केमिकल रिएक्शन और मैकेनिकल स्ट्रेस का उत्पाद था। जब साधारण बायोडिग्रेडेबल लुब्रिकेंट्स में कास्टिक सोडा, डीजल फ्यूल और स्थानीय जल स्रोतों से हाइड्रोकार्बन मिल गए, तो वो एक अनोखे पदार्थ में बदल गए जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इससे बस यही पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर स्थितियां कितनी चरम होती हैं, क्योंकि इतने अधिक दबाव और गर्मी में साधारण सामग्री भी कुछ ऐसा बन सकती है जो इस दुनिया का नहीं लगता।